नमस्ते, मैं डॉक्टर परवीन होम्योपैथिक कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन क्या है और क्रॉनिक केसेस में होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का सिलेक्शन क्यों किया जाता है, तो आज हम इस पर रोशनी डालेंगे। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। चैनल पर यदि नए हैं, पहली बार आए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो यदि पसंद आएगा तो लाइक भी कर लेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स बनावट। जब भी पेशेंट क्लिनिक में एंटर होता है तो उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका बातचीत करने का तरीका, उसका बिहेवियर, उसके माइंड के सिम्टम्स, उसके बताए गए सिम्टम्स, डॉक्टर ने देखा वो सिम्टम्स, फैमिली हिस्ट्री, सब कुछ मिलाकर एक केस तैयार होता है। केस पेपर पे एक ड्रग पिक्चर तैयार होता है और उसके बेस पे यदि एक सिंगल मेडिसिन का सिलेक्शन हो जाता है तो वो मेडिसिन कहलाती है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। ये मेडिसिन एक सिंगल मेडिसिन होती है लेकिन बड़ी से बड़ी बीमारी को जड़ से खत्म करने की ताकत रखती है। तो जो डॉक्टर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देकर ट्रीटमेंट करता है तो वो बीमारी का परमानेंट इलाज करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का सिलेक्शन करना बहुत ही एक चैलेंज होता है डॉक्टर के लिए। होम्योपैथी में दो तरह के लोग आते हैं। एक तो ऐसे लोग आते हैं जो कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवाते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं होती। कुछ महीनों बाद फिर से उन्हें वो बीमारी परेशान करती है। इस तरह बार बार वो बीमारी ठीक होती है, फिर उसको फिर से उभर के आती है। मीन्स वो परमानेंट ठीक नहीं होती है, बार बार सामने आती है। तो इस तरह के लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं ताकि परमानेंट उसका इलाज हो जाए। और दूसरे फिर ऐसे भी लोग होते हैं जो जानते हैं कि एलोपैथी में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो उनको भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाने में इंटरेस्ट होता है और वो करवाना चाहते हैं, पूरी तरह ठीक होना चाहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल होता है और सभी डॉक्टर्स इस तरह का इलाज नहीं करते। कभी कभी क्या होता है कि एक पेशेंट है, समझो हमने एग्जाम्पल लिया, उसको अस्थमा है, तो वो एक डॉक्टर के पास गया और जैसा मैंने अभी बताया आपको, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, माइंड के सिम्टम्स, फैमिली हिस्ट्री, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका बिहेवियर, सब कुछ केस पेपर पे बना लिया, ड्रग पिक्चर तैयार हो गया। एक डॉक्टर ने कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का सिलेक्शन कर दिया और समझो वही पेशेंट एक दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसने बताया अस्थमा है मुझे, ये तकलीफ है। डॉक्टर ने क्या किया, अस्थमा है, अच्छा अच्छा, ये बीमारी अस्थमा बीमारी है, तो उसने डिसीज देखा और डिसीज के बेस पर मेडिसिन दी। उसने ये नहीं देखा टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स क्या है, उसके मेंटल सिम्टम्स क्या है। वैसे भी डॉक्टर्स होते हैं जो कि डिसीज को देखकर एलोपैथी की तरह दवाई देकर फ्री हो जाते हैं। तो दूसरे डॉक्टर ने क्या किया, अस्थमा है तो आपको डिस्निया होगा, आपको कफ होगा, आपको चेस्ट पेन होगा, आपको ये होगा वो होगा। उस तरह से उसने 3-4 मेडिसिन निकाल कर दी और कहा कि ये मेडिसिन आप लेते रहिए। लेकिन आप बता सकते हैं कौन सी ट्रीटमेंट ठीक है और कौन सी ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक हो जाएगा? ये पहले डॉक्टर की या दूसरे डॉक्टर की ट्रीटमेंट सही है? तो आप कमेंट कीजिए।
तो ये जो पहला डॉक्टर है इसने कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन मीन्स सिंगल मेडिसिन का सिलेक्शन किया और पेशेंट को दिया। दूसरे डॉक्टर ने डिसीज को देखा, अस्थमा है, अच्छा तो अस्थमा की मेडिसिन क्या क्या हो सकती है, अस्थमा पर कौन कौन सी मेडिसिन काम करती है, डिस्निया पर ये, चेस्ट पेन पर ये, कफ के लिए ये, 3-4 मेडिसिन दे दी। तो उसने अलग अलग मेडिसिन दी जो कि अलग अलग ऑर्गन्स पे काम कर रही है। लेकिन पहले डॉक्टर ने क्या किया, ऐसी मेडिसिन निकाली जो कि पूरे शरीर पर काम कर रही, उसके वाइटल फोर्स पे काम कर रही, वाइटल उसका इम्यून सिस्टम पर काम कर रही। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है वो भले ही समय लेगी लेकिन बीमारी को जड़ से निकाल फेंकेगी। तो इस तरह का ये ट्रीटमेंट होता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बहुत ज़रूरी है क्रॉनिक केस में। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हाई पोटेंसी में दी जाती है और उसको रिपीट भी नहीं किया जाता। डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं बीमारी कैसी है, कौन सी पोटेंसी देना है। तो ये आपकी जानकारी के लिए मैं बताती हूँ। जैसे कि यदि आपके मन में ये विचार आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का सिलेक्शन हो गया, मेरी ये बीमारी है, क्रॉनिक केस है, लेकिन इसके बीच यदि मुझे कुछ हुआ, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, कभी कफ हो गया, कभी फीवर आ गया, कभी सर्दी हो गई, तो मैं क्या करूंगा? तो इसके लिए ये तो एक्यूट केसेस हो गए हैं, तो इसके लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन चलती रहेगी जो कि हाई पोटेंसी में रहेगी, उसके साइड में आप दूसरे लो पोटेंसी में, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो पोटेंसी में आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ले रहे वो ही पोटेंसी में आपको एक्यूट केसेस के लिए मेडिसिन नहीं लेना है। आप 30 पोटेंसी में लीजिए, आप 200 में लीजिए। तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी जो एक्यूट प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होंगी और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो चल रहा है वो भी चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा और भी एक पॉइंट था जो बताना था आपको। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन इम्यून सिस्टम पर काम करती है और उसको समय लगता है और परमानेंट क्योर होता है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का चुनाव कैसे किया जाए ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन में बहुत सी दवाइयाँ आती है, जैसे कि नक्स वोमिका है, लाइकोपोडियम है, नाइट्रामोर है, सेपिया है, सिलिशिया है, फॉस्फोरस है। तो ये सारी मेडिसिन जिनका पीरियड ऑफ एक्शन लंबा है, जो बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन है, बहुत ही डीपली जाकर काम करती है, समय लेती है पर बीमारी को जड़ से खत्म करती है। तो ऐसी मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कहलाती है और बहुत अच्छा काम करती है। तो ये जानकारी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के बारे में थी जो कि क्रॉनिक केस में दी जाती है। वैसे बीमारी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट केस तो आप जानते हैं कि 4-5 दिन में ठीक हो जाते हैं, 1-2 दिन का होता है, कभी एकदम से बुखार आ गया, सर्दी हो गई या कफ हो गया, डायरिया हो गया, तो आपको दवाई लेना है और विदिन 7 डेज आप ठीक हो जाते हैं। सब एक्यूट डिसीज में कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की जो बीमारियां हैं वो आ जाती हैं जो कि मेडिसिन से ठीक हो जाती हैं। जो भी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स है उसको देखकर हम मेडिसिन दे देते हैं। और तीसरा क्रॉनिक केस है जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का सिलेक्शन होता है ताकि बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जाए। तो इस तरह से ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होती है। आगे की वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, तो लाइक कीजिए और कुछ डाउट्स होंगे इसमें या फिर कोई बात समझ में नहीं आती होंगी तो कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।